अस्सलाम वालेकुम। आज देख रहे हैं इश्नाओ, मैं हूँ अली सरवर। भारी बिलों से तंग आवाम के लिए फ़ी यूनिट बिजली मज़ीद ₹1.48 महंगी कर दी गई, यानी कि ₹1.5 तकरीबन जो है बिजली मज़ीद महंगी कर दी गई है। जबकि आप जानते ही हैं कि भारी भरकम बिल जितनी भी इलेक्ट्रिक कंपनियाँ भेज रही हैं, ख़ासतौर पर कराची की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा बिल का जो मुतासिर हैं वो कराची के लोग हैं। 3.5 करोड़ की लगभग की आबादी सबसे ज़्यादा मुतासिर है। लेकिन जहाँ इस तरह की खबरें हैं कि महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है, वहाँ ये भी देखिए कि इंटरबैंक में डॉलर मज़ीद सस्ता हुआ है और आज 203 पर बंद हुआ है, 203 रुपये पर। जब पेशावर में महंगी चीनी जो है उस फ़रोख्त करने पर 31 अफराद को जेल भेज दिया गया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। जबकि मुल्क में सोने की फ़ी तोला कीमत में भी मुसलसल चौथे रोज़ हज़ारों रुपए की कमी हुई है। ये जब से आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर साहब ने डंडा उठाया है और उनसे बात की है, ख़ासतौर पर ताजर बरदरी से, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि जनाब जो भी ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं जो स्मगलिंग कर रहे हैं ख़ासतौर पर चीनी की बैरून मुल्क, वो भी सुधर जाएँ। और उसके बाद हमने देखा उनके खिलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, FIRs कट रही हैं, उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है। टनों चीनी जो है बरामद भी कर दी गई है। गो कि इस पर सियासत करने की कोशिश भी हुई बड़ी सियासी जमातों की जानिब से, क्योंकि सबसे पहले एहसन इकबाल साहब ने कहा कि जी ये वज़ीर तिजारत नवीद कमर साहब, उन्होंने इजाज़त दी थी। लेकिन फिर नवीद कमर साहब का बयान आया कि जनाब इजाज़त में ये काबीना से ली जाती है, मेरी फ़र्द वाहिद की बात नहीं थी। फिर राना सनाउल्लाह ने ये जवाब दिया गुज़िश्ता रोज़ के आसिफ अली ज़रदारी साहब की कहने पर ये सब कुछ हुआ है। जिसके कहने पर भी हुआ, वो कसूरवार कौन है इसका फ़ैसला तो होना चाहिए। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि कुछ इस्तेहकाम आना शुरू हुआ है। अब डॉलर को देख लीजिए, जिस तरह 302 पर आज बंद हुआ है। कहाँ ज़िशान मर्चेंट साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर मईशत। उनसे हम पूछेंगे जनाब कि इस वक्त जो मईशत की सूरत हाल है और ख़ास तौर पर जो इक़दाम किए गए हैं। आर्मी चीफ ने जो कराची में 50 के करीब ताजरों से मुलाकात की, बिजनेसमैन से मुलाकात की, इस तरह लाहौर में मुलाकात की, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि अब हम जो भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ भी, स्मगलिंग कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ भी, स्मगलिंग सिर्फ चीनी नहीं हो रही बल्कि डॉलर्स भी स्मगल किए जा रहे थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। बहुत शुक्रिया ज़िशान मर्चेंट साहब। क्या कहेंगे अब जो इक़दाम गवर्नमेंट की जानिब से शुरू किए गए हैं? अब डॉलर देख लीजिए कि आज 302 पर बंद हुआ है, कहाँ डॉलर ओपन मार्केट में 240 और 45 तक जा पहुंचा था। तो अब जो इक़दाम किए गए हैं क्या हौसला अफजा है? किस तरह देख रहे हैं मईशत को, आपकी कुछ बेहतरी आ रही है? देखिए, अभी ऐसा लगता तो है कि जो ये इक़दाम लिए गए हैं इसका फौरी इफेक्ट जो है वो कुछ रिलीफ मिला है। लेकिन ये डॉलर अच्छी बात है कि थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये कब तक नीचे रहेगा, ये देखने वाले चीज है। अलबत्ता आप ये देखिए कि महंगाई जो है वो किसी सूरत नीचे आने का नाम नहीं ले रही है। चीजें जो हैं वो दिन ब दिन महंगी से महंगी होती चली जा रही हैं, और इम्पैक्ट इसका ये हो रहा है कि एक गरीब आदमी या एक आम आदमी जो है उसकी मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। चाहे वो दूध हो, दही हो, अंडे हो, आई मीन शुगर हो, शक्कर हो, कोई भी चीज अगर मार्केट में जाके देखते हैं तो कोई चीज कम होती हुई नजर नहीं आ रही। अच्छा, इसकी अलबत्ता क्या ये वजह है खुश ज़िशान अफजा मर्चेंट साहब? बात है कि ज़िशान मर्चेंट साहब, जी बात काट रहा हूँ आपकी कि ये जो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, चीज़ें नीचे नहीं आ रही, लेकिन ये डॉलर जिस तरह नीचे आया है, सोनों की कीमतें कम हुई हैं, चीनी के जो स्मगलिंग कर रहे थे उनके खिलाफ छापे मारे जा रहे हैं, 31 अफराद को जेल भी भेजा गया, टनों चीनी बरामद भी की गई है। इन तमाम बातों के बावजूद भी जहाँ स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी का रुझान है, तो ये कीमतें कम नहीं हो रही, या अब यह समझते हैं कभी क्योंकि आगाज़ हुआ है, आगे जाकर अगर यही सिलसिला चलता रहा और इनको लगाम डाल दी गई, पकड़ लिया गया, इनके खिलाफ मुकदमात हुए, तो उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कीमतें कम होंगी? बिल्कुल आपने सही फरमाया। देखें, अभी ये इब्तिदा है। एक तो ये देखना पड़ेगा कि ये जो फैसले लिए गए हैं या ये जो एक्शन लिया जा रहा है ये कितना अरसे तक चलेगा। क्या ये उसी तरीके से जैसे गवर्नमेंट के पुराने वादे हैं जो कुछ दिनों तक चलते हैं और उसके बाद नहीं चलते? अलबत्ता ऐसा लग नहीं रहा। अगर सीरियसनेस है और अगर ये इसी तरह से एक्शन होता रहेगा और आप चीजों के ऊपर क्रैक डाउन करेंगे। देखें, पाकिस्तान का मसला क्या है। पाकिस्तान को दो तरीके के मसले हैं जो बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट कर रहे हैं। एक वो स्मगलिंग है, चाहे वो अजनास की स्मगलिंग हो, चाहे वो डॉलर की स्मगलिंग हो या किसी और एसेंशियल कमोडिटी की स्मगलिंग हो। पाकिस्तान को एक तरफ से स्मगलिंग बुरी तरीके से मार रहा है और दूसरी तरफ जो आपकी जो रुपया है वो संभल नहीं पा रहा, क्योंकि हमारा
बैलेंस ऑफ पेमेंट ज्यादा है, यानी हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, उसकी सूरत में पाकिस्तान से डॉलर ज्यादा बाहर जाता है और डॉलर कम पाकिस्तान में आता है, चूंकि हमारा एक्सपोर्ट कम है, तो उसकी वजह से हमारे ऊपर प्रेशर रहता है कि हमारा जो पेमेंट है। अब आपको एग्जांपल मैं दूं कि अगर आपको 100 रुपए देने हैं और आप कमा 60 रुपए रहे हैं, तो 40 रुपए आपको कहीं ना कहीं से पूरे करने हैं, तो 40 रुपए आप लोन लेते हैं। अब जब आप वो लोन लेते हैं तो आपको फिर उस पे सूद देना पड़ता है। तो पाकिस्तान इस वक्त शरह इस सूद बहुत कैच में ज़्यादा फंसा है। हुआ है। जी हाँ जी, आप देखें ना, अभी कमर्शियल रेट जो है इस वक्त वो 23% है, और अब और मजीद बढ़ाने की बातें हो रही हैं। तो इसका मतलब है कि ये इंटरेस्ट रेट और बढ़ जाएगा। जब इंटरेस्ट रेट और बढ़ेगा तो आपकी इकोनॉमी और नीचे जाएगी, क्योंकि आपके लिए जो भी कमर्शियल बोरोइंग्स जिसने भी की हुई है, चाहे वो बिजनेसेस है या वो गवर्नमेंट है, हमारा सूद बढ़ता चला जाएगा और आप वायबल नहीं रहते। तो मेरा ये ख्याल है कि जहां हम स्मगलिंग पे क्रैकडाउन कर रहे हैं, वहीं हमें अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए जो है, इकोनॉमी को स्टार्ट दोबारा से करने के लिए इंटरेस्ट रेट को देखना चाहिए कि क्या ये हायर इंटरेस्ट रेट जो है पाकिस्तान के फायदे में है या पाकिस्तान के नुकसान में है। और ऑब्वियसली जिस लेवल पे ये चीजें देखी जाती हैं, डिस्कस होती हैं, इसमें एक्सपर्ट्स होते हैं और वो एक्सपर्ट्स अपना व्यू देते हैं, और आप इंटरनेशनली भी कमिटेड होते हैं, जैसे आप आईएमएफ के साथ कमिटेड हैं। तो ये सारी चीजों को अगर आप एक साथ लें तो उसका इम्पैक्ट जो है आपकी इकोनॉमी पे ट्रांसलेट करता है। इस वक्त पाकिस्तान का जो इस वक्त अगले साल जो ये माली साल चल रहा है, इसमें हमें जो है 9,400 अरब जो है वो टैक्सों से वसूल करना है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपकी इकोनॉमी इसी तरह से सुस्त रवि का शिकार रही, तो क्या हम ये 9,400 अरब का टैक्स इकट्ठा कर सकेंगे? ये क्वेश्चन मार्क है। तो आपको पॉलिसीज इस वक्त दो तरीके की बनानी है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि जी आप स्मगलिंग पे क्रैकडाउन कर रहे हैं, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान में लाना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे लोकल यानी जो डोमेस्टिकली हमारी चीजें खराब हैं, उसको भी ठीक करने की जरूरत है। और अगर वो सर ठीक करेगा करने कौन में ये सब आप कुछ? कामयाब हो जाते हैं। ध्यान जी बच्चन साहब, ये इस तरह कौन से इकदाम आप माहिर मईशत हैं, ये बताइए कौन से इकदाम हैं जो फौरी किए जाएं तो चलें जी 6-8 महीने बाद ये सही रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे और ये महंगाई भी कम होगी और एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी? देखिए, सबसे पहले तो आपका जो टैक्स का निज़ाम है उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। आप मुल्क में जो है, आपके मुल्क में ये नहीं हो सकता कि हम 100 रुपए कमाएं और 50 रुपए गवर्नमेंट को दे दें। इतने ज्यादा टैक्सेस हैं कि आप जो है वायबिलिटी से काम ही नहीं कर सकते। फिर आपकी कोई भी पॉलिसी गवर्नमेंट की कंसिस्टेंट नहीं होती। जो भी नई गवर्नमेंट आती है या जो भी नया सेटअप आता है, वो अपनी नई पॉलिसीज लेके आता है। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क में नहीं आएगी। आपके मुल्क को कंसिस्टेंट पॉलिसीज की जरूरत है। कोई भी इन्वेस्टर हो, चाहे डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो या फॉरेन इन्वेस्टर हो, वो 5 साल की प्लानिंग करता है, 10 साल की प्लानिंग करता है। लेकिन अगर आपकी पॉलिसी जो है हर साल बदलती रहेगी तो उसकी तो प्लानिंग ही नहीं हो सकती। तो फॉरेन इन्वेस्टर तो दूर की बात, डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो सबसे पहले टैक्स रिफॉर्म्स, दूसरा आपकी पॉलिसीज के लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होनी चाहिए, तीसरा आपको जो है अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी हर डिपार्टमेंट में। जो भी जहां पे भी करप्शन है उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी पड़ेगी, क्योंकि सर ये नहीं हो सकता ये कि जान बर्तन आप साहब, ये होगा कैसे अकाउंटेबल करना? फिर इदारे बना दिए एंटी करप्शन, फिर एहतसाब, और फिर नैब, और सारी चीज़ें हम सुनते रहे, लेकिन उसके बाद होता ये है कि वो पोलिटिसाइज हो जाता है। कहा जाता है जी नैब देख लीजिए फलां हुकूमत है तो उसके लिए काम कर रहा है, और दूसरों को पोलिटिसाइज कर दिया और दूसरों को विक्टिमाइजेशन शुरू हो गई, क्रैकडाउन शुरू हो गया। एंटी करप्शन है तो जाहिर है अगर गवर्नमेंट के अपने लोग मुलव्विस हों इन कामों में तो एंटी करप्शन उनके अंडर में है, वो क्या कर सकती है? देखिए, सबसे पहले तो एज पाकिस्तानी हमें एक दूसरे के साथ और बल्कि सबके साथ हमें सच बोलना पड़ेगा। जब तक हम सच नहीं बोलेंगे तब तक हम चीजों को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। और जब हमने सच बोलना शुरू कर दिया तो हमें जो गलतियां हो रही हैं वो खुद ही नजर आने लगेंगी और उन गलतियों का हम तदारुक कर सकेंगे। लेकिन अगर आप चीजों को, फैक्ट्स को छुपाते रहेंगे तो मसला वहीं के वहीं खड़ा रहेगा। तो मैं ये समझता हूं कि अकाउंटेबिलिटी तो लाजमी है, अब वो किसी भी फॉर्म में हो। हमें अपने इदारों को सुप्रीम करना पड़ेगा और ये नहीं हो सकता कि एक इदारा दूसरे इदारे के एंटी चले, ये मुमकिन नहीं है। मुल्क इस तरह से नहीं चलते। अब आप अगर ये चीजों को ठीक करें, और इसके साथ जो सबसे अहम चीज मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को अपने खर्चों को कम करना पड़ेगा जनाब।
ये नहीं हो सकता कि आपके पास, आप एक तरफ कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी नहीं चल रही और आपने 50-50 करोड़ हर मिनिस्टर को दिया हुआ है कि वो डेवलपमेंट करे। जब तक आप अपनी चीजों को ठीक नहीं करेंगे, जब तक आप अपने खर्चों को कम नहीं करेंगे, तो आप एग्जाम्पल से लीड ही नहीं कर सकते। हमने तो बचपन से यही सुना है कि प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। तो अगर आपकी प्रैक्टिस ही ठीक नहीं है या आप अपने तौर पे जो है ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाएंगे, तो दूसरा कैसे सही चलेगा। बिल्कुल। हम तो वही फॉलो करते हैं कि जो हमारे लीडर्स करते हैं, तो हमारे लीडर्स को एग्जाम्पल सेट करनी पड़ेगी और वो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आपको अच्छे लोगों को इलेक्ट करना पड़ेगा और अच्छे लोगों को, इस वक्त ये वक्त आ गया है कि हम जो है अच्छे लोगों को इलेक्ट करके लाएं जो कि अपने अपनी फील्ड को समझते हो। हमारा एक मसला ये भी रहा है कि हमारे मिनिस्टर्स जिनका उस मिनिस्ट्री से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं होता, वो उसके लीडर बन के आ जाते हैं। तो राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, रिडक्शन इन एक्सपेंसेस, आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टैक्स, कंसिस्टेंट पॉलिसीज, ये वो चीजें हैं कि जिसको आप ठीक करें। एंड इसके अलावा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना बहुत जरूरी है। आप जितना भी एक्सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से उसका अगर 50% रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आप कभी भी कंपेटिटिव हो ही नहीं सकते। नहीं, तो इसमें आपको निशान मर्चेंट साहब, ये बात दुरुस्त है, आपकी तमाम बातें दुरुस्त हैं, लेकिन इसमें अब जिस तरह आपने कहा कि एहतसाब बड़ा ज़रूरी है, ख़ासतौर पर जब तक आप नज़र नहीं रखेंगे, अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे लोगों को। और दूसरा ये कि अगर हम मरदमशुमारी की बात भी कर लें कि 24-25 करोड़ अगर आबादी है हमारी, तो 29-30 लाख हमारे लोग हैं जो टैक्स देते हैं, टैक्स पेयर हैं। फिर फाइलर नॉन फाइलर की कहानी भी शुरू कर दी, उसके बावजूद भी बेहतरी नहीं आ रही और टैक्स नेट बढ़ाने की ज़रूरत तो है, सब कहते हैं। तो सर, किस तरह बढ़ाया जाए, क्या किया जाए आखिर ऐसा? बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिए, आपके पास इतना इंफॉर्मेशन है, गवर्नमेंट के पास इतना डेटा मौजूद है कि अगर आप उसी डेटा के ऊपर काम करना शुरू करें, तो आपके टैक्स पेयर खुद ब खुद बढ़ जाएंगे। मैं आपको एक बड़ी छोटी सी मिसाल देता हूं। पाकिस्तान में तकरीबन कोई 6.5 करोड़ बैंक अकाउंट है, ठीक है जी। ठीक है। और आपके पास टोटल टैक्स पेयर पाकिस्तान में 40 लाख है, 45 लाख, अभी रिसेंट फिगर 45 लाख की है। तो सवाल ये पैदा होता है कि 45 लाख लोगों के पास मैं एक अंदाजा भी कर लूं, या 40 लाख लोग, अगर मैं आसानी के लिए, कि हर पाकिस्तानी के पास 5 बैंक अकाउंट हैं अगर एवरेज औसतन, तो वो 2 करोड़ बैंक अकाउंट बनते हैं। और अगर 45 लाख टैक्स पेयर हैं तो वो 2.5 करोड़ बैंक अकाउंट बनेंगे। तो बाकी 4 करोड़ बैंक अकाउंट किसके पास है? तो यही आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। इसी स्टार्टिंग पॉइंट को आप शुरू करें कि सबसे पहले आप ये चेक करें कि वो 4 करोड़ बैंक अकाउंट किसके हैं। जब आपको वो पता चल जाएगा कि ये 4 करोड़ बैंक अकाउंट किस में से ही आपको टैक्स पेयर्स मिल जाएंगे। किसी भी मुल्क के लिए जो है, अगर उसकी आबादी का 5% लोग अगर टैक्स सिस्टम में होते हैं, तो वो उसकी टैक्स टू जीडीपी जो है वो सही समझी जाती है। पाकिस्तान में इस वक्त जो है 25 करोड़ अवाम है। 25 करोड़ अवाम में से अगर आप उसका 5% निकालें, तो तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों के करीब टैक्स पेयर्स बनते हैं। तो आपके पास इस वक्त 45 लाख है। तो इसका मकसद ये है कि 1 करोड़ टैक्स पेयर्स का अभी भी शॉर्टफॉल है पाकिस्तान में। बिल्कुल। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमारी हर चीज CNIC से लिंक हुई हुई है। आपको करना ये है, CNIC से जो जो डेटा अवेलेबल है उसको आप एक जगह जमा कर लीजिए, उससे उसके एक्सपेंसेस का अंदाजा लगा लीजिए और उसको एक नोटिस भेजेंगे, भाई ये आपके खर्चे हैं, अब आप अपनी इनकम बता दें हमें। तो ये मुश्किल काम नहीं है अगर करना हो। इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यही है कि अगर आपकी विल है गवर्नमेंट की कि अगर चीजों को ठीक करना मकसूद है, तो चीजें ठीक हो सकती हैं। अदरवाइज तो हम और आप अगले साल भी यही बातें कर रहे होंगे कि टैक्स सिस्टम को या टैक्स बेस को कैसे बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें आप कह रहे हैं जी ठीक इकदाम, तो अच्छा डॉलर सर कितना नीचे आता नजर आ रहा है आपको? ओरिजिनल कीमत क्या है इसकी, जिसके बारे में हम अंदाजा लगाएं कि 302 पर आज बंद हुआ है, तो मजीद नीचे आएगा डॉलर? देखिए, मैं ये समझता हूँ, आज मैं वो एक देख रहा था कि एक एनालिस्ट ने अपना एनालिसिस जो है वो प्रेजेंट किया है, और मैं वो देख रहा था। उन्होंने ये कहा कि जून के एंड तक, अगले साल जून तक, ये डॉलर जो है वापस से 325 और 340 की रेंज में उन्हें नजर दोबारा आ जाएगा। तो इसका मतलब ये, जी हाँ, इसका मतलब ये है कि इस वक्त जो है ये चेंज है या ये जो रिडक्शन है, ये शायद टेम्पररी है और ये परमानेंट नहीं है। अल्लाह करे, मैं ये समझता हूं कि अगर ये चीज कम हो जाए तो इससे पाकिस्तान का ही फायदा है। वरना अगर ये डॉलर इसी तरह से बढ़ता रहेगा, कुछ अरसे कम रहेगा और ये आंख मचोली खेलता रहेगा हमारे साथ, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानियों को लॉन्ग टर्म में नुकसान है और हमारी इकोनॉमी में मजीद प्रेशर आएगा।
तो क्या करें सर डॉलर के हवाले से कि जिस तरह आपने कहा कि आपने जून तक फिर अगर 325 तक चला जाता है तो डॉलर को ओपन छोड़ना नुकसानदेह है, फिर ओपन मार्केट में और फ़र्क डॉलर की जो कीमतों में रहता है 302 पर है और वहाँ ओपन मार्केट में 320 पे चल रहा है, तो ज़ाहिर इतना फ़र्क अगर होगा तो ज़ाहिर है फिर तो ये इसके असरात क्या होंगे? देखिए मसला ये है कि आपके मुल्क से डॉलर स्मगल भी तो बहुत हो रहा है। अच्छा, अब कहा जा रहा है आपके रोका मुल्क जाएगा में उनको। पॉलिसीज, देखिए आपको जब जैसे अभी जो इनिशिएटिव लिया गया कि हर किस्म की स्मगलिंग पे क्रैकडाउन है, जब तक आप डॉलर की स्मगलिंग पे क्रैकडाउन नहीं करेंगे ये चीजें होंगी। लेकिन अगर डॉलर को नीचे रखना है हमें, तो हमें अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, लाजमी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, हमें अपनी इंपोर्ट्स को काबू में रखना है, तभी ये डॉलर आपके काबू में आएगा। वरना मुझे तो डॉलर जो है वो इसी तरह से नजर आएगा कि वो आवारा लड़के की तरह घूमता फिरता रहेगा, कभी इधर कभी उधर। तो इसको रोकने की बहुत जरूरत है। और वो रोका इसलिए इसी तरीके से जा सकता है कि आप अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, अपनी इंपोर्ट्स को रोकें, अपना जो रेमिटेंस है जो ग्रे चैनल से आ रही है, रेमिटेंस ग्रे चैनल से क्यों आ रही है? क्योंकि ओपन मार्केट और इंटरबैंक में कोई 20 रुपए का फर्क हो गया बिल्कुल। था। आज बड़े अरसे के बाद जो है ये डिफरेंस जो है कंट्रोल में आया है, तो अब आपकी रेमिटेंसेस यकीनन बढ़ सकती हैं। तो आपको पॉलिसीज वो रखनी है जो मुल्क के फायदे में हो, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम सब हैं, और अगर पाकिस्तान ही खुदा न खास्ता जो है अगर मुश्किलात में रहेगा तो हम सब मुश्किल में रहेंगे। तो बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान को आगे बढ़ना बिल्कुल है, सही सर आपकी पाकिस्तान बात। फर्स्ट। पाकिस्तान सबसे पहले, बहुत शुक्रिया ध्यान मर्चेंट साहब, माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी ज़बरदस्त बातें की उन्होंने और पॉजिटिव गुफ्तगू की उन्होंने, खासतौर क्योंकि हमने ये नहीं कहा कि जनाब क्या कुछ हो रहा है, हम सबको पता है क्या कुछ हो रहा है, डॉलर भी महंगा है, चीनी भी महंगी है, अशिया ज़रूरिया बहुत ज़्यादा महंगी हैं, लेकिन कंट्रोल कैसे किया जाए, कीमतें कैसे कम हो सकती हैं, डॉलर मज़ीद कैसे नीचे आ सकता है, अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम कैसे आ सकता है, चीनी खासतौर पर जो क्रैकडाउन शुरू है आर्मी चीफ वासिम मुनीर साहब की ज़ाती काविशों की वजह से, इक़दामात की वजह से अब हमने देखा है कि मईशत में बेहतरी आना शुरू हुई है, लेकिन आम लोगों तक इसके समरात जो हैं वो फौरी तौर पर तो नज़र नहीं आएंगे। लेकिन अगर यही सिलसिला जिस तरह कहा दिशान मर्चेंट साहब ने, अगर इस तरह इनके खिलाफ, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ, स्मगलर्स के खिलाफ, जो इन सारी चीज़ों में जो मुलव्विस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई चलती रही मुसलसल, तो फिर आपको अगले चंद माह में इस्तेहकाम नज़र आना शुरू हो जाएगा, शायद ज़रूरिया की कीमतों में कमी भी वाज़ेह तौर पर नज़र आना शुरू होगी। अगर ये चलता रहा सिलसिला, अगर फिर रुक गया तो जिस तरह उन्होंने कहा कि जून में ये ना हो कि डॉलर फिर आपका 325 और 330 तक पहुँच जाए, तो फिर आप देख लीजिए महंगाई कहाँ पहुँच जाएगी। आज तक के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना के बाद।